प्रॉब्लम मिली कि स्कैन नहीं हो रहा है, उसको सॉल्व किया, फिर इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है, उसको सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम है गाड़ी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इंजन स्टार्ट करेंगे। और इंजन स्टार्ट करने के बाद में जो हुआ क्या कि जब हम लोग क्रैंकिंग कर रहे थे तो ये जो 2 नंबर और 4 नंबर है, 2 नंबर 4 नंबर में वैल्यूज दिखा रही थी। 1 नंबर और 3 नंबर जो 306 इंडिकेट करता है कि ईसीएम के साइड से ये चीज़ को मतलब मैं इस वाले स्कैनर को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे ईसीएम चेंज हो चुका है। साथ ही के साथ हमारे जो ईसीएम जो है वो पूरा शॉर्ट हो चुका था। अब आपको भी पता है कि ईसीएम जनरली शॉर्ट होने का जो सॉल्व करना पड़ेगा। जब गाड़ी हमारे पास आई थी तब ये स्कैन भी नहीं हो रही थी और ना ही क्रैंक ले रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को स्कैनकास्ट की पूरी टीम की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। इस रमज़ान के मुबारक मौके पे रोज़े के दौरान जो है वो आप अपना ध्यान रखें, थोड़े काम में कमी लेकर आएँ, इबादत को आप बढ़ाइए और हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हमारे पास में एक गाड़ी आई है जो कि 1 साल से करीब 8-10 टेक्नीशियंस ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, पर गाड़ी का सेल्फ तक नहीं लगा पाया है। गाड़ी फ्लडेड थी, 2023 का मॉडल है। टोयोटा की हमारी फॉर्च्यूनर है। ये 2023 का मॉडल है, डीजल वेरिएंट पे फ्लडेड गाड़ी थी। करीब 1 साल हो चुका है गाड़ी को रिपेयर होते हुए, मगर अभी तक गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाई है। अब इसके अंदर हम लोग क्या है कि हमारे पास में गाड़ी इसलिए आई है कि भाई सब जगह काम हो गया तो सर एक बार आप देख लीजिए, अगर आपसे हो जाए तो। गाड़ी के अंदर ईसीएम जो है वो पूरा शॉर्ट हो चुका था। अब आपको भी पता है कि ईसीएम जनरली शॉर्ट होने का जो रीज़न होता है, एक तो पानी होता है जिसमें पानी में ही सेल्फ मार दिया होगा कस्टमर ने, मतलब जब फ्लडेड गाड़ी थी उसमें सेल्फ मार दिया होगा, या फिर टेक्नीशियंस की गलती की वजह से होता है जब शॉर्ट सर्किट है, ठीक से क्लीनिंग नहीं हुई है और सेल्फ मार दिया। ईसीएम चेंज हो चुका है। साथ ही के साथ हमारे जो इंजेक्टर क्लीनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो सब पहले हो चुका है। अब समझ लीजिए 3 से 4 टेक्नीशियंस ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। हम लोग भी इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम इसको फाइनल करके ही हमको यहाँ से इसको भेजना है। देखिए गाड़ी आ गई है, हमने इसके ऊपर डायग्नोस किया है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी सही रहेगा कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वीडियो में आखिर तक बने रहना है। साथ ही के साथ दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो व्हीकल डायग्नोसिस की, ईसीएम रिपेयरिंग की, रीप्रोग्रामिंग की, साथ ही के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, अभी हमने क्या किया है, हमारा सारी जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन में भी प्रैक्टिकल बेस पे चल रही है। यानी जो ट्रेनिंग जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसी तरीके से हमारी ट्रेनिंग जो है वो हर एक टॉपिक पे 1.5 से 2 घंटे चलती है। हफ्ते में 2 दिन लाइव, प्लस करीब 100 से ज़्यादा क्लास जो है वो आपको ऑनलाइन में मिलती है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। हम जनरली दिन में 1.5 से 2 घंटे जो है यूट्यूब पे या फिर बाकी सारी चीज़ों पे हम लोग वेस्ट कर देते हैं। यही चीज़ आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने आप को अपस्किल करने के लिए। बहुत ही कम फीस है। रमज़ान का हमारा ऑफ़र चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में जो है ना फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है, और ये प्रॉब्लम कैसे पैदा हुई होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा का सीधा स्क्रीन ही आपको स्कैनर का दिखाता हूँ, जो आपको मेरे साइड में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हो। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, आप लोग पूछते हो कि सर आप कौन सा स्कैनर यूज़ करते हो या आपके हिसाब से कौन सा स्कैनर बेस्ट है। दोस्तों ये ज़रूरी इस बात पे होता है कि हम किस वक्त क्या काम कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो मेरी प्रायोरिटी है वो है एक्यूरेट डायग्नोसिस, और एक्यूरेट डायग्नोसिस करने के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो स्कैन प्लस यूज़ करता हूँ। बिकॉज इसमें जो है ना, कभी मुझे डाउट नहीं होता है कि ये कोई फॉल्ट गलत दे देगा या सही से कवरेज लेगा नहीं। इस वजह से ये चीज़ को मैं इस वाले स्कैनर को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे बार बार डायग्नोस करना पड़ता है, क्योंकि रिलायबिलिटी वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है कि नहीं भाई, किसी स्कैनर के ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं कि एक्यूरेट ये करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 16 पिन डीएलसी में हम लोग चले जाएंगे। 23/8/24 विद स्मार्ट की, एंड देन रडार क्रूज है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे ना फॉर्च्यूनर हाइलक्स दिखा दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। ओके करेंगे। ओके, विद स्मार्ट की मैंने सेलेक्ट किया हूँ। याद रखिए, अगर आपका स्मार्ट की होगा तो आपको स्मार्ट की ही सेलेक्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक बार स्कैन हो जाएगा, जैसे जैसे स्कैन होगा फिर आगे हम लोग इसको पूरा हेल्थ रिपोर्ट निकालिए। जब भी आप ऐसी गाड़ी पे काम कर रहे हो या किसी भी तरीके की गाड़ी पे काम कर रहे हो,
पूरी हेल्थ रिपोर्ट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरी हेल्थ रिपोर्ट नहीं निकालोगे ना तो इतने सारे सिस्टम जब आप खोल के रखते हैं तो हमें वहाँ पे ना एक्यूरेट कुछ भी मिलेगा नहीं डेटा। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। हम क्या करेंगे, अभी हेल्थ रिपोर्ट निकालेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में आखिरी तक बने रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू, अभी इस वीडियो में तो ये गाड़ी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएगी, लेकिन जब तैयार हो जाएगी तो उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूँ ये कि इस तरीके की अगर गाड़ी आ रही है तो कितने सारे फॉल्ट क्रिएट होते हैं, कितने सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कैसे उसको 1 बाय 1 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है और इस वीडियो के ज़रिए वो आप एकदम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100% हो जाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, जो कि आप लोग मेरे पीछे ये वर्कशॉप देख रहे हो, ये स्कैन कार्स का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सर्विस नहीं चलाते हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये फ्लडेड गाड़ी आपके पास कैसे आ रही है, तो हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ जानने पहचानने वाले हैं जिनको पता है कि हम ये ट्रेनिंग भी चलाते हैं और हमारी एक्सपर्टीज़ है कि हम इन गाड़ियों को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास से जब कोई गाड़ियाँ फंस जाती है या ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे पास में आती है। अदरवाइज हम उनको फ्री में कंसल्टेशन कर देते हैं, जिसके हम लोग कोई चार्जेस भी नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100% हो गया। सबसे पहले क्या किया इसने, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस जो है वो किया। फ्यूल इंजेक्टर ड्राइवर सर्किट बैंक 1, लॉस कम्युनिकेशन विथ नॉक्स, लॉस कम्युनिकेशन विथ पीएम, फ्यूल इंजेक्टर ड्राइवर सर्किट, आपका लॉस कम्युनिकेशन नॉक्स, पीएम सेंसर। अब देखिए ये ना BS6 डीजल है तो इसके अंदर एक तो पार्टिकुलेट मैटर सेंसर लगाया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए ये आपका पीएम सेंसर है। इसके अंदर बेसिकली 2 कैनवस के वायर होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेंसर है इसका भी एरर आ रहा है, साथ ही के साथ नॉक्स सेंसर भी इसी तरीके से होता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। देन फिर जो मेन प्रॉब्लम है फ्यूल इंजेक्टर ड्राइवर सर्किट जो हमको दिखा रहा है बैंक 1 का, बैंक 1 यानी सिलेंडर नंबर 1 और सिलेंडर नंबर 4, इन दोनों में कहीं ना कहीं पे हमें प्रॉब्लम मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ इंजन एंड ट्रांसमिशन में आप जाओगे तो सेम लॉस कम्युनिकेशन विथ नॉक्स सेंसर, लॉस कम्युनिकेशन विथ नॉक्स सेंसर, देन पीएम सेंसर और फिर इंजेक्टर ड्राइवर। अब देखिए इंजेक्टर ड्राइवर का जो फॉल्ट बन रहा है ना वो बन रहा है P062D96। P06 इंडिकेट करता है कि ECM के साइड से जो आउटपुट सिग्नल है उसकी प्रॉब्लम है। अब इससे हमें क्लैरिटी तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमें मतलब बहुत ज़रूरी होता है वो चेक करना। वो क्या होता है कि सिर्फ इस बेस पे कभी भी आपको नहीं करना है कि भाई P06 से तो ECM चेंज कर दो। ठीक है, क्योंकि आउटपुट सिग्नल जो होता है ना, जहाँ से ECM इंजेक्टर को कंट्रोल करता है, उसके फ्यूल इंजेक्शन क्वांटिटी टाइमिंग कंट्रोल करता है, उसके सर्किट में यहाँ पे दिखा रहा है 1 नंबर और 4 नंबर। ओके किया। हम क्या करेंगे, डेटा स्ट्रीम में जाके जो है ना हम देखेंगे कौन से इंजेक्टर में सही से हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद ही हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पूरा हेल्थ रिपोर्ट कैसे दिखा रहा है। अगर आप में से कोई भी हमारी ट्रेनिंग लेना चाहता है ऑफलाइन में यहाँ पे आकर हमारे सामने, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रमज़ान के मुबारक मौके पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो कि मार्च की बैच के लिए है। जो मार्च की बैच जो है वो हमारी 25 तारीख को शुरू होगी और साथ ही के साथ अप्रैल की एक और एक बैच है, उसके लिए भी हमारा एडमिशन चल रहा है, जिसमें आपको एक बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट आप लोगों को 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और हमारी जो फीस होती है उसके अंदर इंक्लूडेड आपका हॉस्टल होता है, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। 1 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप लोग वो करना चाहते हो तो डेफिनेटली स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉल करो, ज्वाइन करो, एडमिशन ले लो। बिकॉज ये जो डिस्काउंट है ना वो अभी आने वाला नहीं है, GST एप्लीकेबल हो गया है, तो 18% GST के साथ फीस हो जाएगी। तो इंजेक्टर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इंजेक्टर की बहुत सारी वैल्यू इंजेक्टर की हमको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 लीकिंग काउंट हो गया, मैल फंक्शन, इंजेक्टर यहाँ पे मुझे 7 वैल्यूज़ दिखा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी देखो इंजेक्टर लीकिंग काउंट जो है ना वो 000 दिखा रहा है और यहाँ पर इंजेक्टर करंट कैरिंग टाइम 1 2 3 तीनों जो है ना नॉर्मल दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं क्रैंकिंग करता हूँ तो क्रैंकिंग के वक्त में मुझे देखना होगा कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि गाड़ी की जो है ना पूरी हालत खुली हुई है। क्योंकि पूरी गाड़ी का वायरिंग जो है ना वो बहुत बार लोगों ने ट्राई किया है बनाने का, काम करने का, तो उस केस में हम ये
पूरा खुला हुआ है, क्योंकि एक एक वायर चेक करके हमारे पास में गाड़ी है, ये तो पूरी तरह तैयार होकर जाएगी। जैसे आपने देखा, देखिए यहाँ पे जो है ना, जैसे ही हम लोग स्टार्ट मारते हैं यहाँ पे एक तो कनेक्शन कट जा रहा है हमारा, ठीक है, साथ ही के साथ नॉट अवेलेबल आ जा रहा है। आपके इनोवा क्रिस्टा और आपके BS6 फॉर्च्यूनर में जो इंजेक्टर आते हैं वो 6 वायर वाले इंजेक्टर आते हैं। इसके लिए वो जो 6 वायर इंजेक्टर है, आपका जो इंजेक्टर सर्किट है उसी में प्रेशर सेंसर होता है। जो आपका कॉमन रेल पे फ्यूल प्रेशर सेंसर आता था वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंजेक्टर में लगाया हुआ है। इसीलिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, जो है हमारा फ्यूल प्रेशर। तो फ्यूल प्रेशर भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इंजेक्टर से आ रहा है, तो उससे भी हमें इंजेक्टर की जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखिए, हमने फ्यूल प्रेशर डाल दिया, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें 2 नंबर और 4 नंबर पे जो वैल्यू है वो 00 के करीब दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज़ है जनरली, क्योंकि अभी पूरी तरह से गाड़ी बंद है, तो ये वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पे हमें दिखती है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे यहाँ पर। अब देखिए हुआ क्या कि जब हम लोग क्रैंकिंग कर रहे थे तो ये जो 2 नंबर और 4 नंबर है, 2 नंबर 4 नंबर में वैल्यूज़ दिखा रही थी। 1 नंबर और 3 नंबर जो है इसके अंदर बिल्कुल भी वैल्यूज़ चेंज हुई नहीं है। अगर ये रैंडम वैल्यू आपको दिखाई देती है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि ये जो इंजेक्टर्स हैं उनमें आउटपुट सिग्नल जा ही नहीं रहा है, वो डेड पड़ा हुआ है। अब ये ECM की तरफ से भी हो सकता है, वायर की भी इशू हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इंजेक्टर का सर्किट ही खराब हो गया हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ECM के बारे में। इसके बाद में देखिए, अगर आप गाड़ी पे यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, गाड़ी में बहुत सारे, ये तो OBD हो गया, ECM हो गया। अब देखोगे ब्रेक में आपको दिखा रहा है लेफ्ट रियर व्हील स्पीड सेंसर, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, देन आपका VFC सोलेनॉइड सर्किट हो गया, आपका VFC सोलेनॉइड सर्किट ग्राउंड ओपन हो गया। तो ये पावर स्टीयरिंग का है, ठीक है। लॉस कम्युनिकेशन विद रेस्ट्रेंट मॉड्यूल, यानी एयरबैग के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। देन ओपन फ्लोर टू इलेक्ट्रिकल की ऑसिलेटर सर्किट। ऐसे बहुत सारे फॉल्ट जो है ना यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसका रीज़न क्या है, गाड़ी जो है ना फ्लडेड है दोस्तों। जब गाड़ी फ्लडेड होती है तो ऐसे फॉल्ट हमको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, एंड इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्व करें। सबसे पहले किसी भी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारा इंजन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इंजन स्टार्ट होने के लिए हमें कितने फैक्टर्स की ज़रूरत है, सबसे पहले ECM के अंदर जितने भी फॉल्ट है वो सब जाने चाहिए, ठीक है। देन इंजन स्टार्ट करने के लिए जैसे इंजेक्टर वाले फॉल्ट है वो सबसे पहले क्लियर करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में नॉक सेंसर, PM सेंसर वाले फॉल्ट डिलीट करने पड़ेंगे। बॉडी के अंदर जो फॉल्ट आ रहे हैं उनको, की से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट है तो वो हमको डिलीट करना पड़ेगा। इंजन स्टार्ट ना होने से लेकर जितने भी फॉल्ट हैं इन सब को पहले 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा। जब गाड़ी हमारे पास आई थी तब ये स्कैन भी नहीं हो रही थी और ना ही क्रैंक ले रही थी। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि गाड़ी स्कैन क्यों नहीं हो रही है, तो स्कैन करने के लिए जो ज़रूरी है वो हमने किया। देन स्कैन हो गई, हमें कुछ फॉल्ट पता चले, लेकिन इंजन जो है ना क्रैंक नहीं ले रहा था, तो वो सेकंड में हमने सॉल्व किया जब इंजन जो है वो क्रैंक लेना शुरू कर दिया है। अब हमें एक्चुअल फॉल्ट मिले और इसके ऊपर काम करेंगे, और यही डायग्नोसिस का तरीका होता है। तो आप ये देखिए जनरली आपके पास अगर कोई गाड़ी आ रही है तो कस्टमर डायरेक्ट प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। हमारे केस में क्या होता है, कस्टमर प्रॉब्लम कभी लेकर आया था और वो टेक्नीशियंस ने काम किया हुआ है, और उनको जब वो बेचारे नहीं समझ पाते, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, तो वो गाड़ी फंस जाती है, तब हमारे पास आती है। तो हमें एक्चुअली बैक स्टोरी भी पता नहीं होती है, और इसीलिए एक पहली प्रॉब्लम जो मिली उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। इसमें पहली प्रॉब्लम मिली कि स्कैन नहीं हो रहा है, उसको सॉल्व किया, फिर इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है, उसको सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम है गाड़ी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इंजन स्टार्ट करेंगे, और इंजन स्टार्ट करने के बाद में जो एयरबैग के फॉल्ट आ रहे हैं, ABS के फॉल्ट आ रहे हैं, EPS के फॉल्ट आ रहे हैं, उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में गाड़ी को बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे, क्लीनिंग वगैरह करके फिर कस्टमर को देंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज ये जो वीडियो बनाई वो इसलिए बनाई ताकि आप लोग समझ सकें और आप लोगों को भी इस चीज़ का सही अंदाज़ा मिल सके कि जब इस तरीके की गाड़ियाँ आएँ तो कैसे काम करना है। हमेशा याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है आप कौन सा महंगा वाला स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हो। स्कैनर में देखिए यही काम होगा, अगर इस गाड़ी को सॉल्व करना है तो जो मैंने डायग्नोस करके बताया उतना ही डायग्नोस होगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पे ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस और रिपेयर का मेथड क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपको बैक स्टोरी समझनी होती है कि भाई गाड़ी में प्रॉब्लम आई कैसे, क्या प्रॉब्लम थी। देन कस्टमर की बातें सुननी होती हैं, एंड उसके बाद में हम लोग करते हैं स्कैन।
स्कैन करने के बाद हमें जो पहली प्रॉब्लम मिली उसको सॉल्व करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, जो भी है, अगर आपका रिपेयर है या रिप्लेस है वो करते हैं। एंड उसके बाद में हम ट्रायल लेते हैं, ट्रायल लेने के बाद में कस्टमर को देते हैं। ये होता है कंप्लीट ऑटोमोटिव डायग्नोसिस का प्रोसेस, ठीक है। एंड यही वजह जो है मैं आप सब टेक्नीशियन भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ पुराने तरीकों से काम करना बंद कीजिए। और क्योंकि गाड़ियाँ नई हो चुकी, अपडेटेड हो चुकी, इतने सारे नए सेंसर, इतने सारे नए सिस्टम्स हैं, अपने आप को भी अपग्रेड कीजिए। और अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं बहुत ही कम फीस में, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड जो ट्रेनिंग है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगेन रमज़ान मुबारक। जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, उनको कॉल कीजिए और एडमिशन लीजिए। ये बहुत सही समय है क्योंकि रमज़ान में हम उतना वर्कलोड लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 1 से 2 घंटा जो है वो समय हम लोग ज़्यादातर वेस्ट कर देते हैं। आजकल मोबाइल के बिना कोई जी नहीं सकता है। मोबाइल में आप रील देख रहे हो, शॉर्ट्स यूट्यूब देख रहे हो, तो सिंपल क्या कीजिए, उसी जगह पर आप क्लास लीजिए जिससे आपको कुछ फायदा हो। वीडियो के जरिए आप लोगों को वैल्यू मिली होगी। अगर आप लोगों को वैल्यू मिली है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन हमारा बहुत हौसला बढ़ता है ताकि हम इसी तरीके की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।